हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम करवाएंगे क्लास 10th का। हमने कल इसका चैप्टर 1 भी करवा दिया है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं क्लास 10 का हिंदी कृति का भाग 2 में से। तो आज हम इसके करवाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 के जार्ज पंचम के। फर्स्ट वाला हो गया है चैप्टर माता का आंचल से क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। जार्ज पंचम की नाक का हमने एक्सप्लेन अच्छे से करवा दिया है, चैप्टर का अच्छे से रेडी करवा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज, और शब्दार्थ जो है वो शब्दार्थ भी करेंगे। तो ये है जार्ज पंचम की नाक चैप्टर, ये कल अच्छे से करवा दिया। सबसे पहले मैंने बताया क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोई भी बच्चा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे की पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। और इसमें जार्ज पंचम की नाक है, उसका राइटर सबसे पहले याद करेंगे कमलेश्वर। जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि इसमें क्या है, जार्ज पंचम है और इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ थी वो आने वाली थी, तो उसके नाक नहीं था इसके जार्ज पंचम के। तो भारत के लोग अपने आप को अपमान समझ रहे थे। उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया, मूर्तिकार ने 4-5 एडवाइस दी, उसके अकॉर्डिंग उसका नाक को लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नाक लगाया वो भारत के लिए बहुत ही अपमान का विषय था। ठीक है, तो चैप्टर में पीछे वाली वीडियो में जिसने आपने नहीं देखी वो ध्यान से देखिए, और उसमें कंप्लीट चैप्टर अच्छे से मैंने रेडी करवाया है, हर बात को अच्छे से बताया है। ठीक है, तो हम आज इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर और इसके अभ्यास के जो वर्ड मीनिंग होते हैं ना वो। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए बेटा। शब्दार्थ में देखेंगे तो जैसे शब्दार्थ में जैसे कि सबसे पहले है मैं होता है के साथ। और कोशिश करना अभी के अभी आपको लर्न हो जाए, पीछे से बाद में आपको याद नहीं करने पड़े। जब भी वीडियो देखो तो उसी समय आपको याद हो जाए। ठीक है, उनको समझ के काम किया करो। शाही दौरा होता है, शाही मतलब राजा का दौरा, यानी कि बहुत विशेष दौरा। तो जैसे वो इंग्लैंड की जो रानी थी वो आने वाली थी ना, इसलिए उसको शाही दौरा बोलते हैं। राजा का जो आगमन होता है, राजा रानी या कोई खास लोग, उसको शाही दौरा बोलते हैं। फौज फाटा होता है सेना अथवा अन्य शाही कर्मचारी। फौज फाटा होता है सेना अथवा अन्य शाही कर्मचारी। खानसामा शाही महल का भंडारी। ठीक है, खानसामा होता है। आपको हर वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बेटा मैं बार बार कह रही हूँ क्लास 10th है, इसमें परसेंटेज बहुत ही मेहनत करने पे अच्छी परसेंटेज आती है तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को। खानसामा होता है शाही महल का भंडारी। और वसाख्त होता है स्वाभिमानी रूप से। नाजनीन होता है कोमल स्त्री, वो पता है ना, नाजनीन की तरह सड़कों को चमका दिया गया था, कोमल स्त्री। तैनात होता है नियुक्त। गुरिल्ला युद्ध होता है छिपकर किया गया युद्ध। दारोमदार होता है जिम्मेदारी। हैरत अंगेज ख्याल, हैरान करने वाले विचार। ख्याल होता है विचार, हैरत मतलब हैरान करने वाले। मान पत्र भेंट, किसी का सम्मान भेंट करना, किसी को सम्मान भेंट करना। मान पत्र भेंट करना, किसी को सम्मान भेंट करना। तो ये तो इसमें शब्दार्थ है, शब्दार्थ बहुत कम है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और बहुत ही बारीकी से मैं समझाऊंगी, और समझते समय ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, बच्चे खुद से एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है बेटा, मैंने जो पढ़ाया उसको समझाऊंगी, जिस तरीके से मैं समझाऊंगी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो सिर्फ आपको सुनना है, ध्यान से, याद नहीं करना, सुनना है सिर्फ और समझना है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है यह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। यानी सरकारी तंत्र में, यानी कि जार्ज पंचम की नाक नहीं थी, उसमें जो सरकारी तंत्र सरकारी लोग थे वो जार्ज पंचम की नाक लगाने के लिए चिंतित थे, बदहवास दिखाई दे रहे थे। तो वो उनकी कौन सी मानसिकता दिखाती है कि वो क्यों इतना परेशान थे, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो ये तो पूछा है क्वेश्चन। हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन के समझने के बाद उसका आंसर उसी में रिप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये ज़रूरी नहीं है बेटा इसमें लिखा हुआ है वही आपको लिखना है या फिर आपके टीचर लिखवाए, नहीं। इसमें जो क्वेश्चन है, जो बुक में इसका आंसर है, बुक में सेम टू सेम वही बातें होती हैं पूरे चैप्टर में, आप उसमें से लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको समझ में आ रहा है।
सभी ठीक होता है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें है गुलाम। जो वो चिंतित थे, सारे जो सरकारी लोग थे, तो इसमें गुलाम शब्द को आपको ज़रूर याद करना है। तो उनकी जो बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता। उनकी मानसिकता कैसी थी? आज भी गुलाम थी। इससे पता चलता है कि हम भारतवासी स्वतंत्र होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं। देखो यहाँ तक पूरा लाइन इसी एक गुलाम शब्द से हो जाएगा, यानी कि देश तो आज़ाद हो गया, देश तो पूरा आज़ाद हो गया, लेकिन हम इस मानसिकता से हमें यह पता चलता है कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन उनमें गुलाम की अंग्रेज़ों में गुलाम आज भी बने हुए हैं। क्योंकि वो इंग्लैंड की जो रानी आने वाली थी उनके लिए वो कितना परेशान हो गए थे। सरकारी तंत्र के अधिकारी उस अतिथि की नाक के लिए चिंतित थे जिसने न केवल भारत को गुलाम बनाया, यानी कि जो सरकारी आदमी थे, सरकारी जो अधिकारी थे, वे उस अतिथि की नाक के लिए चिंतित थे जिसने भारत को गुलाम बनाया, बल्कि अपमानित भी किया। उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम भी बनाया और उनका शोषण भी किया और उनको अपमानित भी किया। फिर भी भारत के लोग इतने मतलब गुलाम वाली मानसिकता रखते हैं कि उनके लिए वो चिंतित थे। इसके अतिरिक्त लेखक ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सरकारी तंत्र मुसीबत आने पर ही जागरूक होते हैं। और इसमें ये भी देखो, पहले से तो उन्होंने लगाया नहीं, लेकिन जो सरकारी आदमी होते हैं उनमें ये भी दिखाया गया है कि जब मुसीबत आ जाए ना तब वे जागरूक होते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक मामले के लिए कमेटियां बनाई गई। इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटियां बनाई गई, बैठकें होती थी, परंतु निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता था। सभी अधिकारी चापलूसी करते और करवाते थे। एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल देता था और स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो सरकार के जो व्यक्ति, इसमें चैप्टर में ये दिखाया गया है कि सरकारी लोग एक दूसरे की चापलूसी करते हैं और एक विभाग दूसरे पर वो प्रॉब्लम डाल देता है और स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। भले ही उच्च स्तर का सलाह मशवरा होती हो, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रहती है। तो आपको क्या करना है, इसमें गुलाम शब्द का एक तो ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अतिरिक्त इसमें ये बताया गया है कि सरकारी आदमी जो होते हैं वो मुसीबत के समय जागरूक होते हैं। उसके द्वारा प्रत्येक मामले में कमेटियां बनाई जाती हैं, मतलब कुछ चापलूसी करते हैं लोग और करवाते हैं, बस यही दिखाना है। और एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल देता है, स्वयं को बचाता है। तो इसमें एक अधिकारियों के बारे में बताना है और गुलाम के, ये 2 मेन पॉइंट दिखाने हैं। इसमें आप अपना जितना लंबा लिख सकते हो अपनी सोच से लिख सकते हो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? जो रानी थी उसका जो दर्जी था वो क्यों परेशान था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत में ठहराएंगे? देखो, रानी थी वो भारत में आने वाली थी। इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, वो भारत में आने वाली थी और भारत के साथ साथ वो पाकिस्तान में, नेपाल में भी घूमने वाली थी। और उसके लिए क्या क्या ड्रेस, क्या क्या वेशभूषा चाहिए होंगी, इसके कारण उसका दर्जी परेशान था कि उनको लिए क्या क्या बनाया जाए। ये उसका आंसर है। तो कैसे लिखेंगे आप? रानी एलिजाबेथ थी वो कोई साधारण नर नहीं थी, वह इंग्लैंड की सामग्री थी। उसकी वेशभूषा तैयार करने का दायित्व दर्जी का था। उसके जो कपड़े थे वो किसका दायित्व था? दर्जी का। उसे ये निर्णय करना था कि वह रानी भारत में क्या पहनेगी, पाकिस्तान में क्या पहनना है, नेपाल के शाही दौरे पर कौन कौन से वेशभूषा धारण करेगी। तो इसलिए दर्जी परेशान था। उसे यह भी सोचना था कि रानी की जो वेशभूषा है ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी आन बान शान बनी रहे। ठीक है, तो एक तो उसको क्या क्या पहनना है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल में दौरे पर कौन कौन से कपड़े पहनेंगी, कौन कौन सी वेशभूषा पहनेंगी। और उसके साथ साथ उसको ये भी ध्यान रखना था कि रानी की जो आन मान शान है वो भी बनी रहे। इसलिए दर्जी परेशान और तर्कसंगत था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। आसान है ना बिल्कुल, चैप्टर में आपको सब कुछ समझा दिया गया है। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। जब ये पता चला भारत में रानी आने वाली है इंग्लैंड से, तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने जो पूरी सड़कें थी सभी की, और सभी जो वहाँ पे जो था वहाँ पे सब काया पलट हो गई। देखते ही देखते वहाँ की दिल्ली की काया पलट होने लगी और नई दिल्ली की काया पलट
पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, यानी कि क्या क्या बनाया गया, क्या क्या उसमें सुधार किया गया, क्या कहाँ कहाँ की सफाई हुई, ये सब दिखाने हैं। तो नई दिल्ली की काया पलट करने के लिए पूरे नगर की सफाई करके उसे सजाया गया। दिल्ली को पूरी को सफाई की गई और पूरे नगर को सजाया गया। सड़कों की मरम्मत करके, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे आने वाली थी। तो कहाँ पे आने वाली थी, वो दिल्ली में आने वाली थी। और राजधानी में सड़कों की मरम्मत करवाई गई, उनको सुविधाजनक बनाया गया, साफ़ सुथरा किया गया। ठीक है, सड़कें थी जो ख़राब थी उनको ठीक करवाया गया, साफ़ सुथरा किया गया और सुविधाजनक बनाया गया। ठीक है, सड़कों के किनारे पार्कों में लगे हुए पेड़ों पर काटे छाटे और सुंदर बनाया गया, यानी कि जो पार्क में पेड़ पौधे लगे हुए थे उनको कटिंग की गई और उनको सुंदर बना दिया गया। इसी प्रकार सरकारी इमारत, एक तो सड़कों के बारे में दिखाना है आपको, और एक जो सरकारी इमारतें हैं और पर्यटन स्थल है उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक तो सरकारी इमारतें हैं और एक है पर्यटन स्थल और एक है सड़कें। तो इसमें जब रानी आने वाली थी तो इन पे क्या क्या मतलब सुधार किए गए। जो सरकारी इमारतें हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको रंग करके आकर्षक बनाया गया, उन पर बिडाली का प्रकाश किया गया। सरकारी जो लोन थे और पार्क थे, जो सरकारी लोन है और पार्क है उनमें हरी घास और पानी के फव्वारे भी लगाए गए। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, सड़कों की मरम्मत, उनकी साफ़ सफाई और सुथरा, उनको सुंदर बना दिया गया, साफ़ सुथरा। और उसके बाद उनको पार्क लगाए गए और पेड़ पौधे लगाए गए, सुंदर सुंदर पेड़ पौधों कटिंग की गई जो सड़कों पर थे। और जो सरकारी इमारतें थी, पर्यटन स्थल थे, उन पर रंग रोगन करवाया गया, उनको आकर्षण बनाया गया। और जो बिडाली थी उन पर प्रकाश किया गया। सरकारी लॉन और पार्कों में हरी घास लगाए गए, पानी के फव्वारे भी लगाए दिए गए। तो ये तो थी उनके दिल्ली में जो रानी आने वाली उनके लिए तैयारियाँ। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो आजकल की जो पत्रकारिता है में चर्चित हस्तियों के जो आजकल जो मतलब इसमें ये बताया गया है, जो आजकल के जो पत्रकार छपते हैं, पत्रकारिता मतलब जिसमें जो किताबें छपती हैं उनमें जो क्या होता है कि आजकल जो चर्चित हस्तियां होती हैं, जो हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, उनके पहनावे, उनके खान पान और उनकी वेशभूषा संबंधी वर्णन होता है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है, जो आजकल है और जो पहले थी वो दिखानी। इस प्रकार की पत्रकारिता को मनोरंजन पत्रकारिता कहते हैं, जिसमें आजकल की जो चर्चित हस्तियां होती हैं उनके बारे में वर्णन होता है, उनके खान पान और संबंधी पहनावे संबंधी जो बातें होती है उनको हम मनोरंजन पत्रकारिता कहते हैं। अखबारों में भी आते हैं ना कई बार। प्रत्येक देश का फैशन वहाँ के नायक और नायिकाओं की वेशभूषा पर आधारित होता है। नायक वही हीरोइन जो फिल्मों में काम करते हैं उनका ही दिखा रहा है। तो प्रत्येक देश का फैशन वहाँ के नायक और नायिकाओं की वेशभूषा पर आधारित होता है। यही कारण है कि मनोरंजन पत्रकारिता में देश विदेश के महान लोगों के खान पान, उनके पहनावे की चर्चा की जाती है। जो मनोरंजन पत्रकारिता होती है उसमें क्या होता है, देश विदेश के जो महान लोग होते हैं उनके खान पान कैसा है, उनके पहनावे कैसे, उनका वर्णन होता है। यहाँ तक कि महान हस्तियों के अंगरक्षकों, जो उनके हेल्पर होते हैं, जो उनके सपोर्ट वो होते हैं ना, प्रोटेक्ट करने वाले, उनके पालतू जानवरों के बारे में भी वर्णन होता है। उनके नौकरों की भी जीवन शैली पर प्रकाश डाला जाता है। बेहतर तो यह होगा कि इस प्रकार के समाचार केवल मनोरंजन पत्रकारिता में छपे हुए राष्ट्रीय पत्रकारिताओं में नहीं। अब क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार के जो समाचार हैं मनोरंजन पत्रकारिता में तो छपे तो कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रीय पत्रकारिता में इस तरह की बातें न छपे, क्योंकि वो राष्ट्र की हैं तो मेन बातें उसमें छापी जानी चाहिए। तो और जो मनोरंजन के हैं उनमें कोई बात नहीं। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि जो बड़े लोग हैं, इंग्लैंड की जो रानी थी उसके साथ उसके अंगरक्षक, उनके पहनावे, उनके नौकरों, उनके बारे में वर्णन छपता है। तो यही दिखाया गया इसमें। ठीक है, सेकंड इसका जो ख भाग है उसमें ये पूछा है, इस तरह की पत्रकारिता आप आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। जो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो आम जनता विशेषकर, जो मतलब आम जनता तो बोल दिया, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है युवा पीढ़ी पर इस प्रकार की जो पत्रकारिता वो क्या प्रभाव डाल रही है। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। इस प्रकार जो पत्रकारिता है वो आम जनता तथा युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है,
जो आजकल के जो बच्चे हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग अपने बजट की सीमाओं को पार करके रहन सहन के तौर तरीके फैशन पर अधिक खर्च करते हैं। उनको देख देख कर जो नायक और नायिकाएँ हैं उनके कपड़े देखकर बच्चे लोग भी आजकल क्या करते हैं, युवा पीढ़ी है वो उनके जैसे कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं और अपनी सीमाओं यानी कि अपने बजट को नहीं देखते कि उनके पास कितना पैसा है। उनके बजट अपने बजट की सीमाओं को पार करके उनके जैसा कपड़ा और उनके जैसे रहन सहन और फैशन पर अधिक खर्च करते हैं। विशेषकर युवा युवतियाँ, ठीक है, युवा युवतियाँ अपनी शिक्षा की ओर ध्यान ना देकर फैशन परस्ती की ओर ध्यान देने लगते हैं। इस प्रकार के जो देखते हैं वो न्यूज़ देखते हैं, पत्रकारिताओं में देखते हैं, तो युवा पीढ़ी क्या करती है कि अपने पढ़ाई को ध्यान में न रखते हुए वो फैशन पर ध्यान देने लगती है। इस प्रकार की पत्रकारिता बाह्य आडंबरों की ओर ध्यान देती है, वो अतः इसको अधिक ध्यान नहीं देना इसकी ओर। ये जो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो बाह्य आडंबरों, बाह्य मतलब वो दिखाती हैं, रियल ज़िंदगी नहीं दिखाती, इसलिए उन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके बेटा, समझ में आ गया इन दोनों में क्या है? ठीक है बेटा, बड़ा आसान है, एक बार आप समझ लो ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? ठीक है, उसकी नाक नहीं थी तो मूर्तिकार को तो पैसा चाहिए था, उसने क्या क्या यत्न किया, क्या क्या उसने सलाह दी, वो बताने हैं। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। ठीक है, अनेक प्रयास किए। सर्वप्रथम उसने उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनी हुई थी। पुनः उसने पूरे भारत में जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर उसे पता चला कि हमारे शहीदी नेताओं की नाक उसकी नाक से ऊंची है। देखो, सबसे पहले तो उसने ये बताया था कि ये पत्थर कहाँ से आया है, कौन सा पत्थर है, आप मुझे पत्थर वो बता दीजिए, वो उसी पत्थर से मैं नाक बना दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि पूरे भारत में घूमने के बाद भी वो पत्थर वहाँ कहीं पर भी नहीं मिला, वो पत्थर विदेश का था। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज पंचम ने क्या किया कि भारत के जो नेता हैं उनके नाक से नेप करके उन्होंने सोचा कि जो भारत के जो नेता शहीद हो गए हैं उनकी नाक को निकाल के हम उस पर लगा देंगे। लेकिन उसकी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी और हमारे शहीदों की नाक बड़ी थी, ऊंची थी, उनका मान सम्मान ज़्यादा था। फिर उसने क्या किया कि फिर भी नाक सेट नहीं, फिर तो तीसरी बार उसने क्या किया, पुण्य मूर्तिकार ने बिहार सविचालय में जो शहीद बच्चे की मूर्तियां थी, 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी जो मूर्तियां थी उनके लिए उन्होंने बोला कि उन बच्चों की मूर्तियां के नाक अगर सही हो जाते हैं, तो बिहार में उन्होंने देखा कि बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अतः मूर्तिकार ने किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। देखो, पूरे चैप्टर में यही है। ठीक है, तो आपको ये तीन चार जो भी उसने एडवाइस दी है, जो भी किया है, वो सब दिखाना है। उसको आप और भी बड़ा लिख सकते हो जैसे मैंने बताया है, और इतना शॉर्ट में लिख सकते हो। ये मायने रखता है कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी कि कुछ वर्ड आए हैं, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, ख़त्म हो गई हैं, फट गई हैं, सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथन छाटकर, जिस तरह ये 2 वर्ड लिख रखे हैं ना, तो इस तरह के वर्ड पाठ में और कहाँ कहाँ आए हैं वो भी आपको नोट करके लिखना है। तो इसमें ये दे रखे हैं कि शंख इंग्लैंड बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये था ना, इंग्लैंड में आ रही थी, इंग्लैंड की रानी आ रही थी तो भारत तक इसकी चर्चा थी। गश्त लगती रही, लाट की नाक चली गई। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। देश के खैर खवाहों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। उच्च स्वर में मशवरे हुए, दिमाग खर्चे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये पॉइंट सारे बहुत ज़रूरी है, इनको आपको याद कर लेना और समझ लेना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते तो कम ही है, लेकिन फिर भी आपको याद, तो कोई भी पॉइंट आप लूज पॉइंट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये 10वीं क्लास है ना। तो कोई भी पॉइंट आपको फ्री नहीं छोड़ना है, बहुत गहराई से पढ़ना है। कोई भी पॉइंट ये नहीं सोचना है ये नहीं आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
नाक मान सम्मान की प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना की किस तरफ उभर कर आई, लिखिए। देखो, नाक होती है हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है कि हमारी नाक ऊंची है, या हमारी मतलब इसका मतलब यह है हमारी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा का परिचायक है। तो इस पर आपको उभर कर सामने आई वो उस पर व्यंग रचना लिखनी है। तो प्रस्तुत व्यंग रचना में लेखक ने नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का परिचायक कहा है। जो प्रस्तुत पाठ है इसमें लेखक ने नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का परिचय कहा है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति भारत की विदेशी शासन का प्रतीक है। एक तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति है वो भारत में क्या है, विदेशी शासन का प्रतीक है। पहले विदेशों का शासन था, इसलिए ये मूर्ति लगाई गई थी, इसलिए भारत में ये जो है वो उस पर शासन करते थे, ये प्रतीक है उसका। और मूर्ति की कटी हुई नाक इंग्लैंड के अपमान का अगर और इसमें क्या है, मूर्ति की जो नाक कटी हुई है वो इंग्लैंड के अपमान का कारण है, अपमान का प्रतीक है। अगर इंग्लैंड की रानी आ रही है तो वहाँ पर नाक नहीं है तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है, ठीक है। तो ये सब है। इसका अर्थ यह निकल सकता है कि स्वतंत्र भारत ने जॉर्ज पंचम की नीतियों को अस्वीकार कर दिया। नाक का कटना मतलब ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत ने जॉर्ज पंचम को अस्वीकार कर दिया, उसकी नीतियों को अस्वीकार कर दिया, नहीं मानते, इसलिए उसकी नाक कटी हुई है। एलिजाबेथ रानी के आगमन से सरकारी अधिकारी इसलिए परेशान हो जाते हैं। फिर आपको करना है एलिजाबेथ के बारे में वर्णन। जो एलिजाबेथ रानी थी वो भारत में आने वाली थी, इसलिए सरकारी अधिकारी थे वो परेशान थे कि मूर्ति की नाक तो कटी हुई है ना। मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है वह विदेशी था और वो नाक कैसे लगेगी। भारत भूमि में जॉर्ज पंचम की कोई लगाव नहीं था। भारत की भूमि के लोग थे, उसको जॉर्ज पंचम की नाक से कोई लगाव नहीं था। उसके मान सम्मान भारतीय नेता और बलिदान देने वाले बच्चों से अधिक कैसे हो सकता था। यही कारण है कि जॉर्ज पंचम की नाक भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों की नाक से नीची थी। तो इसमें आपको ये बताना है कि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो जो भारत के जो बच्चे थे जो शहीद हुए थे उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा इज्जतदार थे, इसकी भारत में इज्जत नहीं थी, ठीक है। इस पर भी सरकारी अधिकारियों ने मूर्ति की नाक को बचाने के लिए अपार धनराशि बर्बाद कर दी। उसकी नाक को बचाने के लिए फिर भी भारत के लोग ऐसे हैं कि उन्होंने रानी को दिखाने के लिए बहुत अधिक राशि खर्च की उसको नाक को बनाने के लिए। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट किया गया, जो भारतीय जनता को अपमान था। ये बात बहुत ही मेन है, इस बात को हर बच्चा इसमें ज़रूर लिखेगा। ये जो नाक काट के जो जीवित व्यक्ति की नाक लगाई गई है ये बहुत ही अपमान का विषय है। और इसमें उसने मूर्तिकार ने लास्ट में ये बोला था कि 40,000 जनता में 40 करोड़ जनता में जिसकी भी नाक सेट हो जाएगी मैं उसी की जीवित व्यक्ति की लगा दूंगा, इसमें आपको कोई वो दिक्कत नहीं होगी, नाक को ढूंढना ये सब मेरा काम होगा। तो ये सब बहुत अपमान की बात है, ठीक है बेटा। तो आपको ये सारा लिखना है, और बड़ा करके लिख सकते हो क्योंकि चैप्टर में काफ़ी इसका लॉन्ग में वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है इसमें इस मैटर पे, ठीक है। और कहानी आपको अच्छे समझ में आई गई होगी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। इसमें ये बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक थी वो ना तो किसी नेता से और न शहीदी नेता से और ना ही बच्चे की नाक से फिट हुई। इसे क्या संकेत देना चाहता है लेखक। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक है भारतीय नेताओं और यहाँ तक कि बलिदान वाले बच्चों की नाक से भी नीची है, और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेताओं और बलिदान बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक है। यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए थे और जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी नाक ऊंची है और जॉर्ज पंचम की छोटी है। जहाँ तक गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि नेताओं का प्रश्न है उसका मान सम्मान तो जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक बढ़कर था, ठीक है। जॉर्ज पंचम से इनका नेताओं का बहुत अधिक सम्मान है। बलिदानी छोटे बच्चे उससे अधिक सम्मान रखते हैं। यह स्पष्ट करना लेखक का उद्देश्य रहा है कि यानी कि उसका लेखक का उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता में जो भी शहीद हुए थे और जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी नाक ऊंची है और उनका मान सम्मान अधिक है, यही उसका उद्देश्य, यही स्पष्ट करना उसमें लेखक चाह रहा है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया।
अखबारों में कैसे ये दिखाया गया कि जिंदा नाक लगा दी गई, तो उन्होंने कैसे ये दिखाया, क्योंकि वो दिखा तो सकते नहीं है क्योंकि ये अपमान का विषय है। तो अखबारों में जॉर्ज पंचम की नाक की जिंदा नाक लगने के समाचार को कुशलतापूर्वक छिपा दिया गया। बहुत अच्छे ढंग से उसने छिपा लिया उन बातों को। उन्होंने अखबार में केवल यही छापा, नाक का मसला हल हो गया। ये बात आपको ज़रूर याद करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे से बनता है। अखबारों में क्या छपा था? अखबारों में छपा था नाक का मसला हल हो गया है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट की नाक लग रही है। ठीक है, ये दोनों लाइनें आप अच्छे से याद कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नई दिल्ली में सब था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भले ही स्वतंत्र भारत में सब प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन भारतवासियों में आज भी आत्मसम्मान की भावना नहीं है। यानी कि दिल्ली में सब था लेकिन नाक नहीं थी, अब नाक भारतवासियों की कट गई। तो इसमें कहा गया भारतवासियों के लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे सब कुछ तो है, लेकिन भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, वो आज भी आत्मसम्मान की भावना नहीं रखते हैं। यद्यपि जॉर्ज पंचम ने भारत को गुलाम बनाकर उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचाई, लेकिन फिर भी उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। ठीक है, उसको नाक लगा दी गई, यानी कि भारत के लोग अपने आत्मसम्मान को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसकी भावना नहीं करते। ठीक है, तो यही है इसमें बेटा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ये। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की देखो नाक तो लग गई है, लेकिन अखबार चुप थे, कोई न्यूज़ नहीं छापी जा रही थी, कोई खुशी नहीं मनाई जा रही थी, तो अखबार चुप क्यों थे? कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें इस बात को बुरी लगी है, उन्होंने ये बात बहुत बुरी लगी कि एक विदेशी शासक की मूर्ति पर एक जिंदा भारतवासी की नाक काट कर लगाई गई। कि उनको, भारतवासियों को ये बहुत बुरा लगा कि एक विदेशी शासक की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए एक जिंदा भारतवासी की नाक काटकर लगाई गई थी, और अखबारों ने इसका विरोध नहीं करके चुप रहकर अपना विरोध दिखाया। यानी कुछ बोले तो नहीं अखबार, कुछ न्यूज़ ही नहीं छापे अखबार वालों ने, तो उन्होंने चुप रहकर अपना विरोध दिखाया। इस संदर्भ में किसी प्रकार का समाचार नहीं छापा, इस मैटर पर उन्होंने कुछ भी नहीं छापा। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपना विरोध उस तरह दिखाया था, इसलिए वो चुप था, अखबार चुप थे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा है। आशा है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके शब्दार्थ भी करा दिए गए हैं। ठीक है, और इसका राइटर का नाम आप अच्छे से याद करेंगे, पीछे वाले उसको वीडियो को देखेंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन है और पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, MCQ करवाएंगे इसके बाद में। ठीक है बेटा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।